84 के दंगों के नाम के तौर पर हम इनको जानते हैं। पंजाब के अंदर बहुत बड़ा मैसेकर हुआ। सरदार जी एक सिख साथी हमारे रोहतक के गांव के अंदर बचते बचाते पंजाब से आते हैं। बढ़ई कहते हैं कि आप किसी बाल काटने वाले भाई के पास जाइए। उनका पुत्र जो है थोड़ा बड़ा होता है और करीब 16-17 की उम्र में ही वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ता है, क्योंकि लड़की अपना बचाव करने के लिए ट्रेन के गेट की तरफ आती है कि आते जाते लोग देखें, क्योंकि ट्रेन केवल 1.5 किलोमीटर टोहाना के स्टेशन से रह जाती है। स्टेशन के आसपास लोग होते हैं, क्योंकि लड़की रहती है आर्थिक श्रोतक, लेकिन उसके पेट पे लात से वार होता है, उसके मुंह पे घूसों से वार होता है, उसके हाथ पे चोट मारी जाती है और अंततः वो हाथ छूट जाता है। और आप में से कोई और जो है इस मुहिम को आगे ले जाए, इसलिए इसको हमने नाम दिया B2B परिवर्तन। आप उसको माँ बहन की गाली दे दीजिए, वो अपने आप जो है डाउन हो जाएगा। एक छोटे से बच्चे की कहानी से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा में बताया गया कि 3 भागों में 3 चरणों में कार्यक्रम पूरा होगा। पहला चरण जो है एक थोड़ी सी लंबी वार्ता का है, जिसमें कार्यक्रम के संयोजक जो है इस कहानी को बताएंगे कि यहाँ तक की यात्रा कैसे पूरी होती है, और जो बताएंगे उनके लिए मैं कहानी सुना रहा हूं। आप सभी को एक इतिहास की विभत्स घटना याद होगी। 84 के दंगों के नाम के तौर पर हम इनको जानते हैं। पंजाब के अंदर बहुत बड़ा मैसेकर हुआ और हम लोग उसको देख पाए, जो लोग हमारी उम्र के हैं उसको देख पाए, समझ पाए। हमने रोहतक में भी ऐसा देखा कि किसी सिख भाई के गले में पैर डाल के आग लगाई गई और वो जलता रहा। हमारे खुद के जो शिक्षक थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों के केस जो है वो कत्ल करवाने पड़े। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पंजाब से लेकर पूरे भारत के अंदर हुई और उसकी परिणति के तौर पे अंतिम जो चीज हुई वो भारत की लौह स्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में हम जानते हैं। उन दंगों से आज के कार्यक्रम का क्या लेना है? उन दंगों में एक सरदार जी एक सिख साथी हमारे रोहतक के गांव के अंदर बचते बचाते पंजाब से आते हैं और एक बढ़ई का काम करने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं अंधेरे में कि मेरे केश काट दीजिए। बढ़ई कहते हैं कि आप किसी बाल काटने वाले भाई के पास जाइए। वो कहते हैं कि वहां तक जाऊंगा तब तक मुझे मार दिया जाएगा, तो आपके पास आरी है, खुरपा है, या फिर आप चाकू से या जैसे भी है मेरे केश कत्ल कर दीजिए ताकि मैं जिंदा रहूं। वो व्यक्ति जो बढ़ई का काम करते थे वो अंदर से इतने हिल गए कि क्या ऐसा भी मानव के खून का प्यासा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है इस हालत में, इस मानसिक हालत में पहुंच जाए कि उसके बाल जला दो, काट दो, फाड़ दो, कुछ भी करो, क्योंकि उसके प्राण संकट में है, केवल एक सिंबल की वजह से कि उसके केश जो है वो बड़े हैं और वो सिख धर्म के द्योतक प्रतीत होते हैं। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को शरण दी और कहा कि आप मेरे पास रहेंगे और आपने जो पग बांध रखे जिसके कारण आपको एक खतरा है, वो पग मैं भी बांध लेता हूं ताकि हम 2 हो जाएं। और वो जो बढ़ई का काम करते थे वो स्वयं हिंदू धर्म से थे। उन्होंने उसी क्षण सिख धर्म को अपनाया, गुरुद्वारे में जाके बाकायदा उस धर्म को अपनाया और न केवल स्वयं अपने पूरे परिवार को सिख धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये घटना 84 के अंतिम दिनों की है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो है सिख धर्म में रम गए और एक गुरुद्वारे के अंदर अपने परिवार समेत शिफ्ट हो जाते हैं पूरी तरह से सिखिज्म को अपनाने के लिए। और वहां उनके जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं। करीब 3-4 साल के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र जो है वो पैदा होता है और उसकी आंखें गुरुद्वारे में ही लगभग खुलती है। वो बहुत छोटा था, जब जानकारी होती है तो वो तब से अपने आप को गुरुद्वारे में पाते हैं, गुरुद्वारे में कार सेवा करते हैं, वहां रहते हैं। वो बड़ा उनके लिए कष्टदायक दौर था। समाज से, गांव से उनको धर्म परिवर्तित या कन्वर्टेड कहा गया, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ता गया वो गुरुद्वारे में रहते गए। बरसों तक ये सिलसिला चलता है। उनका पुत्र जो है थोड़ा बड़ा होता है और करीब 16-17 की उम्र में ही वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ता है, क्योंकि उसका जीवन संघर्ष में था। वहां से उसकी संघर्ष की यात्रा शुरू होती है।
बतौर शिक्षक काम करना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करना, और उसके बाद अभी एक पूरे भारत की मोटरसाइकिल पे यात्रा करता है। जैसे अभी एक यात्रा किसी राजनीतिक दल की चल रही है, उसी तरह से वो केवल एक पुरानी मोटरसाइकिल लेके पूरे भारत की यात्रा करता है। और फिर 1 सितंबर 2022 को एक और विभत्स घटना उनके परिवार के साथ होती है। उनकी छोटी बहन जो केवल 32 साल की थी, वो गांव खरेटी, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, खरेटी आप सभी जानते हैं, मेरे गांव से 6 किलोमीटर है, हिसार रोड से भी जा सकते हैं, जींद रोड से भी जा सकते हैं। जो 84 वाली घटना थी, खरेटी गांव की थी। और 1 सितंबर 2022 को उनकी छोटी बहन को, आपने नाम भी सुना होगा, शहीद मनदीप कौर का नाम, जिसको टोहाना ट्रेन कांड के नाम से भी जानते हैं, वहां पे वो शाम को अपने एक बच्चे, 9 साल के मासूम बच्चे के साथ चलती है। देर हो जाती है, ट्रेन 1.25 घंटा लेट होती है, तो अंधेरे का समय हो जाता है, और वहां पहुंचते पहुंचते ट्रेन की बोगियां खाली होने लगती हैं। वो अपने नन्हे से बच्चे को लेके भयभीत थी, तो एक ट्रेन की बोगी खाली होती है तो वो एक स्टेशन पे अगली ट्रेन की बोगी में चली जाती है। उसके बाद वो भी खाली होती है तो अगली बोगी में चली जाती है, उसके बाद वो भी खाली होती है तो तीसरी बोगी में वो चली जाती है। लेकिन यात्री वहां भी नहीं थे। एक स्टेशन पहले कोई असामाजिक तत्व उस बोगी में चढ़ता है, धीरे धीरे वो उसके नजदीक जाता है, छेड़छाड़ शुरू करता है बच्चे के सामने। वो अपने गंदे इरादे, कुत्सित विचार जो भी करना चाहता था उस दिशा में आगे बढ़ता है। लड़की अपना बचाव करने के लिए ट्रेन के गेट की तरफ आती है कि आते जाते लोग देखें, क्योंकि ट्रेन केवल 1.5 किलोमीटर टोहाना के स्टेशन से रह जाती है। स्टेशन के आसपास लोग होते हैं, बच्चा भी साथ में होता है। जब उसकी बात नहीं बनती तो वो उसको ट्रेन से बाहर धकेलने लटकी रहती है आखिरी क्षणों तक, लेकिन उसके पेट पे लात से वार होता है, उसके मुंह पे घूसों से वार होता है, उसके हाथ पे चोट मारी जाती है, और अंततः वो हाथ छूट जाता है। ट्रेन से गिरती है, खंभों से टकराती है, पत्थरों से टकराती है, और करीब आधा किलोमीटर तक वो इसी तरह से जाती रहती है। पूरी रात ट्रेन के साइड के अंधेरे गड्ढों में, जहां पे पहले से गाय का शव सड़ रहा था, वहां वो पड़ी रहती है। सुबह 4 बजे उसका शव मिलता है, तो उसने अपनी चुन्नी अपने सर पे बांध रखी है। करीब करीब 22 जगह से उसको चोटें, गंभीर चोटें मिलती हैं, लेकिन वो प्राण त्याग चुकी थी। ये कहानी जिसके साथ हुई, वो किस कदर अंदर से हिल गया होगा, ये हम और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो सारे काम छोड़ के इसी काम को जिंदगी में अपना मकसद बनाता है और इस दिशा में काम शुरू करता है, जिसमें सत्याग्रह होते हैं, जिसमें आंदोलन होते हैं, जिसमें कैंडल मार्च होते हैं। एक एक दर को खटखटाया जाता है। राजनीतिज्ञ, पत्रकार, सामाजिक संगठन, महिला संगठन, राष्ट्रपति भवन, गवर्नर, लेकिन अब तक किसी प्रकार का न्याय उस बच्ची के लिए वो नहीं पाता है। उस शख्स का नाम है, इस कार्यक्रम के संयोजक, सूत्रधार मिस्टर सिंह, मिस्टर वजिंदर। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं तालियों के साथ। हमें लगता है आजकल का जो दौर चल रहा है, मंच बनाने का, मोर्चे बनाने का, राजनीतिक पार्टी बनाने का, टिकट की लाइन में खड़े हो जाने का, लेकिन हम दूसरा पक्ष अगर जानना चाहें तो वजिंदर की जो जिंदगी का मैंने एक पहलू बताया, उससे समझ सकते हैं कि कुछ लोग उस दुख को, उस पीड़ा को जीवन का रास्ता बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं, और उसको खत्म करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। दशरथ मांझी जैसे नाम हमारे सामने हैं, जो अकेले केवल अपने हाथों से पहाड़ को खोद के अपनी मृतक पत्नी को, आप समझिए कि जिस हालातों में वो जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुई, उसके लिए वो वहां से रास्ता निकालते हैं, उस पर फिल्में बनते हैं। हमारा देश और ये दुनिया ऐसी है कि जब लोग खत्म हो जाते हैं संघर्ष के बाद, तो उनको मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी तस्वीरें लगती हैं, उनको शहीद के दर्जे दिए जाते हैं। लेकिन जब वो वक्त संघर्ष का था, वो जीवित था व्यक्ति, वो दर दर भटक रहा था, वो भूखा था, वो डरा हुआ था, तब उसका साथ देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आता है। इसी सोच से लेके वजिंदर ने हम कुछ लोगों के साथ बातचीत की कि मेरा जीवन अब यही रहेगा। लोग उसको राजनीतिकरण कहेंगे, लोग उसको पता नहीं क्या क्या कहेंगे, पैसे खाने की दुकान कहेंगे। ये केवल विमर्श का कार्यक्रम है। इसमें हम इसी तरह से
अन्यत्र जाकर भी, जिले जिले जाकर, राज्य राज्य जाकर, सिर्फ वहां के जो व्यक्ति हैं, खासकर महिलाएं हैं, उनसे मुद्दों पर विमर्श करेंगे। विमर्श के बाद जो है कुछ नतीजों पे पहुंचेंगे, कुछ नतीजों पे पहुंचने के बाद कुछ निर्णय लेंगे, और उनमें से कुछ, मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ अभी 70 आदमी है तो इसमें से 7 भी मिल जाए तो काफी है। वो महिलाएं मिले, वो पुरुष मिले जो आगे इस मुहिम के साथ खड़े रहेंगे, बिना किसी लोभ लालच, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी अखबार में नाम आने के, बिना मंच पे जगह पाने के, अगर वो इस तरह से अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा, कुछ समय इसके लिए देता है। खासकर महिलाओं को इसलिए चुना गया है कि ये उनके बारे में है, क्योंकि महिला के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी अस्मत है, और उस अस्मत के कारण उसको जला के मार दिया गया, उसको काट के मार दिया गया, उसको कहीं दबा दिया गया। तमाम तरह की विभत्स घटनाएं हमारे सामने है। तो निर्भया का कांड है, चाहे वो कठुआ का कांड है, बहुत तरह के कांड है। तो मैं सीधे अपनी बात को खत्म करके ये मैं वजेंद्र जी की बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा था कार्यक्रम के। तो वजेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप मंच पे आए हैं और ये कार्यक्रम आपने इस तरह से संयोजन इसका किया है, इसके लिए मैं पूरे हाउस की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, और शुक्रिया तमाम डिग्निटरीज। शुक्रिया इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक बार अपना बर्थडे मनाने का फैसला किया, 2011 के आसपास की बात है। तब मैंने कुछ लोगों को बुलाया और उसमें से 3 या 4 आए, है ना। तो आज जब बुलाने की बारी आई तो मैं पिछले 3 दिन से, यकीन मानिए कि मुझे ये था पता नहीं कितने आएंगे, मतलब जब उस बार ही नहीं आए तो आज जब मैं ये कार्यक्रम के लिए बुला रहा हूँ, वो भी दिल्ली से, यूपी से, पता नहीं कहाँ से, तो लोग आए। तो क्योंकि मैं इमोशनल सा बंदा हूँ थोड़ा सा, जब भी मुझे लगता है कुछ चीजें इस तरीके की तो जो है फिर मुझे ऐसी चुभती हैं थोड़ी सी चीजें। तो पर आए आप, दिल की गहराइयों से आभार कि जो ये मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं V2V परिवर्तन की, निश्चित तौर पे ये कहीं मैं ये नहीं दावा कर रहा कि हम एक दिन में सारी चीजें बदल देंगे या हम ही बदल देंगे, क्योंकि दोनों ही बातें जो है एक तरीके से मैं पैदा करते हैं इंसान के अंदर, और यहाँ मैं नहीं है, यहाँ हम हैं, और हम में भी हो सकता है कल फला या फला ना हो सकता है कि मैं कहीं हूं और आप कहीं हो, और आप में से कोई और जो है इस मुहिम को आगे ले जाए। इसलिए इसको हमने नाम दिया V2V परिवर्तन, विमर्श से व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि देखिए आज आप पूरा ओवरऑल सिनेरियो जब देखेंगे, पंजाब की तरफ आप देखेंगे, क्योंकि लंबे समय से वहां पे थोड़ा सा उत्तेजना का माहौल रहता है। जब से गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साधना की, तब से लेकर के एक लंबा दौर उन्होंने संघर्षों का जिया, और आज जब दोबारा से वहां पे कोई एक व्यक्ति आता है और आकर के वो 1984 के दंगों को बात करके और युवाओं से आह्वान कर रहा है कि हमें जो है दोबारा से हथियार उठा लेने चाहिए, हथियार चलाना शुरू करना चाहिए। तो जब उन्होंने लगातार फाइट कर चुका था डॉक्टर साहब, जो वो कैंडल मार्च था, चाहे वो धरने थे, प्रदर्शन थे, सत्याग्रह थे, भूख हड़ताल थी, तो शायद पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मेरे उस शब्दों में भी वैसा सा सीन आने लग गया था कि भाई अपराधियों को अब उसी तरीके से हमें सजाएं देनी शुरू करनी चाहिए, अब न्याय नाम की कोई चीज बची नहीं है, तब को सही दिशा देता है। तो वो अर्जुन को जो है कृष्ण वाकई में मिले हुए हैं। जब तक मैं अपने रास्तों को भटकना शुरू करता हूँ, तब तक वो दोबारा से मुझे लाइन पे लेके आने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं अर्जुन हूँ, वो बुलाने जो है वो कृष्ण ही है, परंतु दिशा दिखाने का जो काम बिल्कुल सेम तरीके से हो रहा है। तो इसलिए इन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज भावनात्मक मत लीजिएगा कोई फलाने को फलाना कह दिया। तो उन्होंने दोबारा से मुझे जागरूक किया कि भाई हम लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं, और लोकतंत्र के अंदर अगर हम तानाशाही या फिर जो है कोई क्रूरती लेके आएंगे तो निश्चित तौर पे उससे बड़ा हिस्सा आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि लड़ने की क्षमताएं जो है सबके अंदर नहीं है, मारने की क्षमताएं सबके अंदर नहीं है। हाँ, जो विचार है
जो हमारी न्यायपालिका है उसको ठीक तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विचार के द्वारा उस न्यायपालिका के अंदर हम लगातार जद्दोजहद करेंगे तो सारी चीजें कुछ बदली जा सकती हैं। तो तब जो है वो विचार त्याग करके, त्याग तो शायद शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि हो सकता है 2 दिन बाद फिर दोबारा दिमाग में वही कीड़े आए कि आज ये सेमिनार किया, कल इनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं चल रहा है, और चौथे दिन में फिर कहूँ ना जी मैं तो जो है उस दरिंदे को मारने निकल रहा हूँ या किसी और को मारने निकल रहा हूँ। मैं इसे त्याग तो शायद जल्दबाजी है, परंतु निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को हम जन जन तक जितनी भी क्षमताएं हैं उनका भी हम 100% और मैक्सिमम करके तो ले जाने का इसको प्रयास करेंगे। राजेंद्र जी, आपने स्पष्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सीधे बातचीत पे आता हूँ। आपको बतौर पुरुष क्या लगता है कि आप जानते हैं महिलाओं को क्या समस्याएं हैं, कब से हैं, किस तरह से ये षड्यंत्र रचा गया कि आज ऐसी स्थिति हुई कि हमें इसका कानून होने के बावजूद, संगठन होने के बावजूद, एक सबसे बड़े लोकतंत्र में होने के बावजूद समस्याएं कम होने के बजाय और विभत्स रूप लेते जा रही है। क्या समस्या है? सर देखिए, सवाल आपका थोड़ा सा सीधा भी और थोड़ा सा टेढ़ा भी है, क्योंकि आजकल समस्याएं जो है वो भाई की भाई नहीं जानता है, पत्नी की पति नहीं जानता, या पति जो है पत्नी की नहीं जानता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ साझा करना आज के टाइम पे अपना आपको कम आंकना माना जाता है। तो इसलिए समस्याएं जो है किसको क्या है वो तो नहीं दिखाई देती, परंतु जब ओवरऑल सिनेरियो हम देखते हैं तो उस ओवरऑल सिनेरियो में हम ये पाते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सदियों से, एक तो कह देना होता है कि सदियों से जो महिलाएं प्रताड़ित होती आई हैं, जिस तरीके से आज के टाइम पे फेमिनिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु अगर ओवरऑल हम स्टडी करेंगे तो प्राचीन काल से, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये चीज कह रहा हूँ कि माता सीता जी को जब वो गर्भावस्था में थी और उनको राम जी कहते हैं कि भाई नहीं, तुम पुरुष के पास रह के आई हो, तुम्हें जो है यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। तो रह करके तो राम जी भी आए थे तो उन्हें भी चले जाना चाहिए था। इसी तरीके से जब राम को बदला लेने की बात आई राम जी से, क्योंकि सुपर्णखा का अपमान किसी ने किया था तो वो लक्ष्मण और राम ने किया था। सजा देने की जिम्मेदारी जो अगर बात आती तो फिर वो राम और लक्ष्मण जी को देनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने उनको ना दे करके सजा देना उन्होंने उचित समझा, सीता को उठा लिया जाए, उनकी स्त्री को उठा लिया जाए। और ये उस दौर में हुआ जिसको हम सबसे बढ़िया काल हम सतयुग जिसमें कहते हैं। उसके बाद के हम देखिएगा, क्योंकि हालांकि हमारे यहाँ पे स्टडीज होती हैं, परंतु वो व्यक्तिगत विचार या फिर व्यक्तिगत उनकी रिसर्च हैं, वो कितना कर पाते हैं उसकी एक सीमाएं हैं। तो जब हम लंबा गहराई के अंदर जाएंगे तो उसके ऊपर ज्यादा सा कुछ महिला पक्ष के ऊपर लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, परंतु हमें ये जरूर दिखाई देता है कि सल्तनत जो काल रहा है तब से जब एक राजा दूसरे राजा को डाउन करता था, उसको हराता था, तो ना केवल वहां की चीजों को वो जीतता था, लूटता था, मतलब धन संपदा को, बल्कि उनका मान मर्दन करने के लिए वहां की जो महिलाएं थी, वहां की जो लड़कियां थी, उनको भी वो साथ उठा करके ले जाते थे, उनके साथ रेप, उनके साथ बलात्कार, वो सारी चीजें करते थे ताकि वो जिंदगी में, क्योंकि वो अर्निंग जो अर्थ है वो तो दोबारा से कमा सकता है, परंतु जो मान है वो एक बार गिर गया तो उसके बाद जो वो ऊपर उसका नहीं उठ सकता। तो हम देख पा रहे हैं कि महिला को एक तरीके से जब से मान से जोड़ा गया है, जब से इज्जत से जोड़ा गया है, तब से लेकर के आज वर्तमान तक जब कभी भी बात आती है किसी को नीचा दिखाने की, तो बड़ा छोटा सा शब्द है कि आप उसको माँ बहन की गाली दे दीजिए, वो अपने आप जो है डाउन हो जाएगा। आपने स्वतंत्रता संग्राम में भी हम एक आर्टिकल में मैं देख रहा था कि जब ये शिफ्टिंग हो रही थी पाकिस्तान और भारत के लोगों की, तो उस वक्त की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा, 1 लाख औरतों की इज्जत लूटी गई थी इस शिफ्ट के अंदर, और वो केवल इसलिए था कि दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोग हैं,
और इनको हमने नीचा दिखाना है और अपने संप्रदाय अपने धर्म को ऊंचा दिखाना है। तो उस दौर में जब ये भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 1 लाख से अधिक तो रिसर्च के आंकड़े बताते हैं, अनरिपोर्टेड बहुत सारे, इससे ज्यादा मैं मानता हूं, तो लाखों की संख्या में मानवर्धन जो है स्त्रियों का किया गया कि एक देश दूसरे देश के नागरिकों को कम दिखाना चाहता है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त का, आज भी देख लीजिए सामाजिक वर्ग जो संघर्ष करते हैं, उच्च वर्ग है, आप यहाँ नहीं अभी ठीक ठाक है, आप बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में देख लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, वहां जो सामंती लोग हैं अब भी जो है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी उनकी बेटियों को उस तरह से उठाते हैं। ये वही देश है जहां पे वंचित वर्ग की महिलाओं को चुन्नियां और छाती को ढकने का भी हक नहीं दिया जाता था। ये कभी न कभी, जो ठीक कहा आपने कि इज्जत के साथ जब स्त्री को इज्जत बना दिया गया, स्त्री के कौमारियों को इज्जत बना दिया गया, तो बजाय धन संपदा के इस चीज को लूटना जो है ट्रेंड बन गया। आज भी बिजली निकालने के लिए लोग इस तरह का करते हैं कि उनकी बहन बेटियों को उनका मानवर्धन कर दे तो वो सर उठा के चलने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आज का जमाना जो है ये पुरानी बात हो गई है। आज के जमाने में आप किस तरह की समस्याएं नहीं देखते हैं, जो मुझे तो लगता है कि 10-20 साल पहले वो समस्याएं नहीं थी। एक नए तरह का उत्पीड़न शुरू हो गया है। आप घर में 7 तालों में बंद है, केवल अपने फोन के साथ है, आप उत्पीड़ित हो रही हैं, आपके साथ कामुकता की बातें की जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही जगह पे पहुंचे हैं कि वर्तमान काल में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, हालांकि मैं एक चीज और जोड़ दूं कि जब काल बदलते हैं, समय बदलता है, परंतु तरीके नहीं बदलते हैं। आपने 47 का जिक्र तो किया, परंतु 2002 ज्यादा दूर नहीं है। गोधरा कांड हम सब जानते हैं, बिल्किस बानो को हम सब जानते हैं, महिलाएं के साथ जब वो दंगे हुए उस टाइम क्या हो सब जानते हैं। मुजफ्फरनगर के जो दंगे होते हैं उनके बैकग्राउंड में किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया, 2000 से ज्यादा रेप सब हम जानते हैं। तो मतलब समय बदलता है, परंतु महिलाओं के साथ वो तरीका जो है वो कभी नहीं बदलता है। हाँ, आज तरीका बदला है। तरीका ये बदला है कि अब जो दरिंदा है उसको असल जो है वो रेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको जो है सोशल मीडिया से सिर्फ आपका फोटो उठाने की जरूरत पड़ती है। वो फोटो उठाता है और किसी जो है एक एक्ट्रेस का जो है बाकी की बॉडी वो उठाता है और उसके साथ जो है उसको फोटोशॉप करता है और सोशल मीडिया पे उसको वो प्रसारित कर देता है। और ना तो वो प्रसारित करता है बल्कि उस बच्ची के पास, उस परिवार के पास भी उस फोटो को भेजता है, जिससे जो है हम देख रहे हैं कि आए दिन, अब सोच के देखिएगा कि जिस परिवार की बच्ची के पास वो फोटो पहुंचेगी, हालांकि वो नहीं है, परंतु फेस जो है वो दिखाई जब दे रहा है उस फोटो के अंदर, उस वीडियो के अंदर, तो वो उस परिवार पर, उस बच्ची पर क्या बीतती है। आए दिन जो हम सोसाइटी देखते हैं, आए दिन जो हम देख रहे हैं कि वो प्रताड़नाएं किस तरीके से जब बढ़ती हैं, तो साइकोलॉजिस्ट हमारे बीच बैठे हुए हैं कि इनके पास किस तरीके के केस वो जो है आ रहे हैं। तो यानी कि वो सब कुछ नहीं हुआ, कहने वाला तो कहेगा कि इसके साथ क्या हुआ, ये तो बहुत जल्दी, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, क्या किसी ने टच किया, किसी ने कुछ किया, परंतु उसके बाद वाकई में रेप हो गया। तो वैसा एक उसके मन मस्तिष्क शरीर पर जो छप गया। रविंद्र जी, अभी जब आप जिस तकनीक की बात कर रहे हो, जिससे उत्पीड़न की बात कर रहे हो, उसके लिए खूब सारे साइबर क्राइम के ऊपर लॉस बने हैं, IP एड्रेस ट्रेस हो जाते हैं, पहले से जो टीजिंग के हैं उनके हैं, तमाम तरह के कानून हैं। तो क्या कानून अपना काम नहीं कर रहा है या इसमें कोई विस्तृत जानकारी आप देना चाहेंगे? सर, कानून के पक्ष रखने के लिए भी हमारे बीच कुछ डिग्निटरीज हैं, वो रखेंगे निश्चित तौर पे, परंतु यहाँ पे एक चीज मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि 1 सितंबर को एक दर्दनाक घटना होती है, ट्रेन से कह करके किसी महिला को मार दिया जाता है। वो देखने को सिर्फ वो एक घटना है, उससे पहले उसी ट्रेन के ऊपर 2 महिलाओं को और 2 महीने के अंदर मारा गया। जब वो मैंने फाइट स्टार्ट की तो वो परिवार मेरे पास आए कि जी आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो साथ में प्लीज हमारे लिए भी लड़िए। तो मैंने कहा कि जी आप अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? तो उन्होंने कहा कि जी हम कहाँ लड़े,
हमें तो नहीं पता कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किससे न्याय मांगना चाहिए। हम जब बोलना शुरू करेंगे, हम न्याय के लिए बोलेंगे, तो बहुत दूर की तो बात दूर है, हमारे आसपास के लोग हमारे ऊपर लांछन लगाना शुरू करेंगे। तो मैं मूल भावना में आना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो कानून है, आज कानून जो लिखे बैठे हैं उनके अलावा कितनों को पता है फलानी चीज का कानून क्या है। हमारे जो दूर दराज के गांवों के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको कितना पता है कि हम कहाँ जाकर के न्याय मांगे, और न्याय मांगेंगे तो क्या न्याय उसको उसी रूप में मिलेगा। अभी हम कुछ देर पहले बिल्किस बानो का जिक्र करके गया कि सबने देखा कि उसका रेप हुआ, उसके पेट में छुरा मार करके जो है बच्चे को निकाल दिया गया, और उसके अब जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय पे उन दरिंदों को बाहर निकाल करके वोट की खेती की जाती है ना। तो कानून है, हमें कानून के दायरे में रहकर कोई भी लड़ाई की लड़नी है, परंतु अगली चुनौतियां जो हम समाधान वाले पक्ष पे जब बात करेंगे तो जरूर उससे भी बात करेंगे, और जब हमारे बगल के जो साथी हैं वो भी उसका जिक्र जरूर करेंगे। तो हमें नहीं बोलना चाहिए कि जो कानून है वो सबको नहीं पता है, और न्याय जो है जो हमारे बहुत सारे शिक्षाविद कह चुके हैं कि कानून पाना इतना आसान भी चीज नहीं है, वो बहुत खाला जी का घर नहीं है कि भाई कोई भी आए और पहुंच जाए, जो है सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके लिए बहुत जूतियां घिसनी पड़ती हैं। जब हम पर्टिकुलर मंदिर कोर्ट के केस पे ही मैं करूं बात, तो आप देख रहे पिछले 3 महीनों में मैंने कोई दर छोड़ा नहीं है, कोई तरीका छोड़ा नहीं है जिससे जो है उनको चैलेंज ना किया जाए। परंतु ये सिंगल जो है हमारी जो विधान पालिका का व्यक्ति है वो उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। तो सोच के देखिए कि जो सिंगल व्यक्ति है, जो जिसके आसपास कोई नहीं है, जिसको पता ही नहीं मैं जाऊं कहां, तो वो क्या करेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि कानून जो है उच्च वर्ग के उस कुएं जैसा है गांव में, जिसके नजदीक होते हुए भी जो सो कॉल्ड निम्न या वंचित वर्ग है उसको पानी उपलब्ध नहीं है। तो द लॉ इज नॉट एक्सेसिबल दो इट इज देयर। तो इस पे जैसा कि विजेंद्र जी ने बताया, हमारे साथ कानून के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, इसी कोर्ट से हैं, वो इस पर विस्तार में चर्चा रखेंगे, क्या प्रावधान है और क्यों कानून तक पहुंच हमारी नहीं है और क्या इसके समाधान है, बात करेंगे। लेकिन सामाजिक तौर पर एक लेमैन के लिए आपने अभी समाधान की बात की, तो आपके जहन में कुछ रहा होगा कि हम इस तरह का कुछ करेंगे या इस तरह से लोगों को ये करने के लिए प्रेरित करेंगे। वो ऐसे क्या समाधान है, क्या उनमें उनकी तरफ आप चलते चलते कोई इशारा करना चाहें? सर, मैं समाधान से आने से वो बुलाई इस मकसद से है कि एक दिमाग जो है वो इनफ नहीं होता है, वो कभी अच्छे की तरफ बढ़ेगा, वो कभी बुरे की तरफ बढ़ेगा, उसको जो सूट आएगा वो ऐसा करता जाएगा। इसलिए अक्सर जो है संगठन मंच की जरूरत पड़ती है, और ये संयुक्त जनशक्ति मंच भी इसलिए बुलाया कि ताकि जब कोई इधर चलना शुरू करे तो वो वापस बाकी के लोग उसको खींच लेते हैं। अब मैं वापस वो फील्ड पे आता हूँ कि हमें जो दिखाई देता है कि एक बच्चे के साथ, एक महिला के साथ रेप हो गया, उसकी इज्जत का जो है मान मर्दन हो गया, हम उसको उतने तक सीमित कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा जो है टेढ़ा हूँ, टेढ़ा इसलिए कि आपने जिक्र किया था कि भाई मैं SFI में मैंने काम किया, उसके बाद DYFI में भी किया, बहुत सारे संगठनों में काम किया। तो अक्सर जो है जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, उनका विश्वास ये था कि ये भाई या फिर ये सर जो है जो बात इन तक पहुंचेगी वो कहीं नहीं जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीजें मेरे को बताई अलग अलग टाइम पे। उन्हीं में से कुछ एक का बगैर नाम लिए मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। तो जैसे एक महिला एक ऑफिस में काम कर रही है, हम सबको पता है कि आज के टाइम पे पक्की नौकरियां कहीं नहीं है, सब कच्ची नौकरियां हैं। वो बिजली बोर्ड में जो है नौकरी करने के लिए जाती है, कुछ दिन वो पहुंचती है, कुछ दिन के बाद जो है ऑफिस के कर्मचारी उसको जो है टॉन्टिंग करना शुरू करते हैं, अपने मतलब जो है अपने बारे में खींचने का प्रयास करते हैं, उसको प्रयास करते हैं कि ये कहाँ तक झुक सकती है। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके उसको कोशिश करते हैं टच करने की। तब भी जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर जो है होली का दिन होता है, और वो जब निकल रही होती है तो उसको दरिंदे को पता होता है कि कहाँ कैमरे नहीं है उस ऑफिस में, तो वो उसको जो है छाती पे टच करता है। जो इतने से नहीं करती आ रही थी तो वो उसका एकदम बाल टूट जाता है और वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है। देखिए कि उसी ऑफिस की जो अन्य महिला कर्मचारी थी या फिर जो अन्य पुरुष कर्मचारी थे, किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया, और सबने ये भी कहा कि नहीं, तू झूठ बोल रही है, ये तो इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा है, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता।
अब सोशल एथियम के आगे रेट नहीं है, इसको रेट मानेंगे या फिर ऐसे ही कुछ मानेंगे? वो पहले न्याय के लिए भटक रही है। अगली चीज, मैं घर में हूं, मेरी बहन के साथ उसकी सहेली आई है, उसकी सहेली हैंडशेक करते हैं मेरे साथ, हैंडशेक करते हुए ही जो है वो मैं उसको दबाता हूं हाथ को। तो अब वोकल्स बैटल्स नहीं सिखाया, हमने कभी नहीं सिखाया। मैंने निजी स्कूल में पढ़ाते हुए बहुत बार सिखाने की कोशिश की कि भाई हम इससे बात करें, वर्कशॉप भी की, पर नहीं सिखाते, तो वो उतने तरीके से नहीं उस बात कर पाती। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने उसको टच किया उस तरीके से, उसने हैंडशेक किया था, ना कि उसने मेरे को ऑफर दिया था कि मेरी बॉडी जो है उसको जैसे मर्जी यूज कर लीजिए, बट मैंने उसको अपने लिए यूज करने का एक हथियार बना दिया। ये नहीं है, क्या मेरे को हक है तो उसको इस तरीके से मैं टच कर पाऊं? हम असल जो है हम सिर्फ ये मानते हैं कि भाई किसी ने, मैं हो सकता है कुछ शब्द बहुत खतरनाक या बहुत गलत कह जाऊं, परंतु हमें आदत पड़ गई, हम शब्दों को शब्द सुनने की आदत पड़ गई। पिता जो है अपनी बच्ची के सामने जब गालियां दे रहा है तो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो लिरिक का भी इस्तेमाल कर रहा है, वो योनि का भी इस्तेमाल कर रहा है, वो सब चीजों कर रहा है। तो हम सबसे छोटी चीज जो मैं यहाँ पे बात जो करना चाह रहा हूँ कि जब हम पुरुष अपनी जगह को खुजलाते हैं कहीं पे भी, दाएं बाएं पता नहीं कहां जहां भी खड़े होंगे, क्या हमें कॉपीराइट मिल गया कि भाई हम कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं? सबने देखा होगा ना, क्या हमें खराब लगता है ना खराब, परंतु क्या कभी कह पाती हैं हम? नहीं कह पाती। तो आप कहना ही चाहते हैं कि माइक्रोवेव हर मिनट हर जगह हर तरह से हो रहे हैं, मतलब महिला के दिमाग में घुसेड़ा जा रहा है कि भाई हम कुछ भी करेंगे, तुम जो है इसके खिलाफ बोल नहीं सकती। ये जो चीजें हैं मैं कचौती, मतलब मैं कई बार मुझे कई बार घिन आती है कि यार ये क्या, मतलब ये महिलाएं हैं, क्या इनको किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब यानी कि हमने ये अपने दिमाग के अंदर बना लिया। क्या आपको लगता है कि सोची समझी रणनीति से डरा के दबा के रखने की कोई बात है, षड्यंत्र जैसी? मैं आपको याद दिलाता चलूं कि कमला दास एक बहुत प्रॉमिसिंग राइटर है, वो एक आर्टिकल मैंने उनका पढ़ा, द मैस्कुलिन स्पेस, उसमें बहुत तफसील से वो बताती हैं कि किस तरह गांव के माहौल में महिलाओं को अनभिज्ञ रखा जाता है, उन तक जानकारी नहीं पहुंचती, उनका एक्सपोजर नहीं होता। वो बताती हैं कि घर के अंदर ही बैठक उसी घर का एक हिस्सा है, लेकिन बैठक के अंदर जब कोई पुरुष होगा, बाहर का पुरुष होगा, उनके घर के पुरुषों के साथ कोई बैठे होंगे, तो वो उसकी एंट्री पानी देने के लिए भी नहीं है। वो सुबह अंधेरे में या शाम को उसकी सफाई करती है और उसके बाद उस कमरे में बैठक में वो एंटर नहीं करती है, ताकि वहां जो पुरुषों की राजनीति की बात होती है, समाज नीति की बात होती है, विज्ञान की भी होती है शायद, उस स्पेस से उसको जानबूझ के कट किया गया है। उसके बाद वो चौपाल के पास से जाएगी तो चौपाल से घुघुट करके निकलेगी, चौपाल पर चढ़ेगी नहीं। तो वो तमाम ऐसी छोटी चीजों की, घरों में हम गांव में देखते थे अंदर वाले घर और बाहर वाले घेर, तो उनके अंदर उनको सीमित, ये एक षड्यंत्र लगता है। और मैं इसमें थोड़ा सा कहूं कि समाज के ठेकेदारों का बनाया हुआ तंत्र है कि उस महिला को फिर आप बाद में कह सके तू चुप हो जा, तू जानती क्या है। कभी ये सवाल पूछा जाए कि मुझे जानने क्या दिया है, मेरा एक्सपोजर कब हुआ है, जिसे मुझे जानने दिया कि बच्चे को कैसे पाला जाए, जिसे मुझे जानने दिया कि सब्जी स्वादिष्ट कैसे बने, कपड़े साफ कैसे धुले, घर साफ कैसे रहे, वो तो मैं एक्सपोर्ट में जानती हूँ, तुमसे ज्यादा जानती हूँ। इसका मतलब मैं ये तो नहीं हूं। अगर मुझे वो एक्सपोजर दिया होता तो मैं वो भी तुमसे बेहतर जान सकती थी। तो ये इतनी छोटी बात है, इतनी छोटी बात है कि बैठक में ना जाने देना, चौपाल में ना जाने देना, ऐसे और प्रोसेसेस के अंदर ना जाने देना, अखबार ना पढ़ने देना। मैंने पढ़ी लिखी एक महिला और उसके पति की बातचीत में देखा कि महिला ने जैसे ही डेली सोप हटा के, सास बहू का सीरियल हटा के न्यूज पे 1 मिनट रखा तो तक के इलेक्शन लड़ेगी, न्यूज देखने लगी। ये दबाने का षड्यंत्र नहीं है क्या? कि उस तक जानकारियां ना पहुंचे, कहीं उसको डर है पुरुष को, कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए, वो एक्सपोर्ट ना हो जाए, वो अधिकार ना जान ले। तो शायद इसी तरह की बात आप कह रहे हैं। सर आप जब दबाने की और उसकी बात कर रहे हैं तो सोचिए कि चाउमीन
गोलगप्पे, यानी कि जो महिलाएं पसंद कर रही हैं, जब लोगों को पता चलता है बड़े तबके को कि भाई ये चीजें इनको पसंद आ रही हैं, तो वो उसमें भी जो है वो टैबू लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब कैप लगाने की कोशिश करते हैं। आपने खापों का किसी ने खाप पंचायतों से बुलाया था, परंतु वो नहीं आए। चंचल जी आए हैं। चंचल जी आए, थैंक यू जी। तो खाप हमारी खाप पंचायतों ने फैसला सुनाया कि जी महिला लड़कियों में इसलिए शारीरिक उत्तेजनाएं बढ़ रही है क्योंकि ये चाउमीन खा रही है। अब सोचते देखिए कि वो कितने कितने मतलब वो खाने में भी आपके रोक लगा देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी आप पहन रहे हैं इसलिए मर्द जो उत्तेजित हो रहे हैं, फिर आपके पहनावे पे भी आप जो है रोक लगा देना चाहते हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, अब वो जो बेचारी गरीब सी महिला जो सही तरीके से कपड़े भी उसके शरीर पे नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी वो अपनी 2 साल की बच्ची को, और 2 साल की को सिर्फ 2 महीने की बच्ची को बिल्कुल छुपाने की कोशिश कर रही है, परंतु वो छुपा नहीं पा रही है क्योंकि धीरे नोचने के लिए तैयार बैठे, कैसे वो थोड़ी सी दूर हो उसको वो जो है नोच कर। अब ये कांड हुआ भी था छोटी सी बच्ची के साथ। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जब ये 80 साल की बुजुर्ग हो, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे 2 महीने की हो, ये कपड़ों की बात करते हैं, ये उत्तेजना की बात करते हैं, ये पता नहीं किस किस की बात करते हैं। बहुत सारी रिसर्च जो है आपने देखी होगी कि महिलाओं में जो है शारीरिक बायोलॉजिकली जो है वो जरूरत ज्यादा है, परंतु मैं कह रहा हूँ कि वो जरूरतें उनको ज्यादा है, या फिर जो है उसको वो अपना अहम ऊंचा रखने के लिए वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के लिए नहीं लिखा हुआ कहीं पे दीवारों के ऊपर जगह जगह पे कि शारीरिक उत्तेजना बढ़ाने के लिए संपर्क करें, फलानी दवाई खाएं, उसके लिए लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? मैं एक चीज कह रहा हूं कि वो 7 साल की बच्ची है, मेरी छोटी सी बेटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो पागल हुआ फिर रहा है, तो धक्के खा रहा है, आराम से घर बैठ अपनी नौकरी कर, कुछ छोड़कर नहीं कुछ भी करता तो घर में चुपचाप पड़ा रहा है, धक्के तो कम से कम मत खा। पता नहीं किसकी स्थिति बिगड़ रही है, मेरे भाई का फोन आ गया, बोला कि यार पास पड़ोस से नहीं क्या रहे, मेरा भाई तो जो है टिक नहीं बैठा, रोज फेसबुक पे फेसबुकिया हो गया, मतलब इसी की वजह से। मैं कह रहा हूँ कि भाई तेरे को शायद मेरी 7 साल की बेटी नहीं दिखाई देती, कभी तो किसी मंदिर को खोना है, उसको खोना पड़ा तो शायद मैं तो जिंदा नहीं बच पाऊंगा। तो जिंदगी में इस धरती पे जो आया वो अमर नहीं है, उसको जाना सबको है, परंतु ऐसी मौत कि पल पल इंतजार करना कि कोई कब मौत आएगी, कब जिंदा रहना है, उसके बीच डोलते रहना, वो वाला जो सीन है, एक बार मैं जब भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं। क्योंकि मंदिर को जब ट्रैक पे पड़ी रही 8 साढ़े 8 बजे ट्रैक के ऊपर गिर गई, और गिरने के बाद जो है उसको ढूंढना शुरू किया होगा, लोग उस ट्रैक के ऊपर से निकले, हर बार उसके दिमाग में आया होगा कि कभी कोई भेड़िया दोबारा से ना आ गया हो, कई बार उसके दिमाग में आया होगा कि कहीं कोई मुझे बचाने ना आ गया हो। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहे 4 घंटे तक वो जिंदा थी। 4 घंटे तक मौत का इंतजार करना, बचने की उम्मीद करना, दोनों चीजों के बीच दौड़ना कितना मुश्किल रहता होगा। चलिए वो एक पक्ष है, परंतु रेप वाले जब पक्ष में जब आप कह रहे हो कि महिला को की शारीरिक जरूरतें ज्यादा है, तो दूसरी चीज मैं सोच रहा हूँ कि जब शारीरिक जरूरतें ज्यादा हैं तो क्या शारीरिक जरूरतें इतनी है कि आप उसके शरीर के अंदर बोतल, पत्थर ये सारी चीजें डाल दो, क्या उसकी शारीरिक संतुष्टि कर रहे हो, या उसको प्रताड़ित कर रहे हो, या उसको मार रहे हो, या उसको क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? इसलिए मतलब मैं साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि वो तब जो है अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे थे, वो दूसरे की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे थे, वो अपने जो मान कर रहे थे ऊंचा कर रहे थे, दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए। वो जो अहम में बाहर में बैठे हुए हम श्रेष्ठ वो नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को जो है खतरनाक, और इसी
इसी का नतीजा है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैं यहाँ पे साफ कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, हो सकता है मुझे बहुत सारे लोग धमका के लिए चले जाए कि भाई हम शायद मशीन हो गए हैं। आए दिन जो है अखबार में, टीवी में, कहीं पे भी हम देखते हैं कि फलां जगह पे रेप हो गया, अगले पेज पर देखते हैं कि जी फलानी जगह पे महिला के साथ छेड़छाड़ हो गई, तीसरे पेज पे हम देखते हैं कि बच्ची को उठा लिया गया, चौथी जगह पे हम देखते हैं कि जी मानव तस्करी हो रही है। हम सिर्फ पेज पढ़ते हैं, हम चैनल बदलते हैं, परंतु हालात नहीं बदलते। ऐसे ही होता है लोग। तो इसका मतलब हम देख करके, जैसा हमें सिखाया गया कि हमारे घर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तब भी हम खामोश हैं, कोई बात नहीं, करना होगा, ना कि एक मशीन की तरह से एक पेज निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, ऐसे नहीं। कहीं पे हमें दिखाई देगा कि रेप हुआ, उसके साथ खड़े होकर के देखिएगा एक बार, उसको उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखिएगा एक बार, तो अंदर से शायद मैं कह रहा हूं कि आपको फील होगा कि वो रेप उसके साथ नहीं, वो आपके साथ हो रहा है। और जब आपको वो फील होगा तो आप फिर शायद यही बताने के साथ कह रहा हूं कि तब हम डिवोर्स की बात नहीं करेंगे, आप तब जो है परिवर्तन और इस तरीके की बात नहीं करेंगे, फिर आप तब शायद हथियार की बात करने लगेंगे। तो जब आपके आसपास लोग आपको दोबारा से खींचने वाले होंगे तो आपको कहेंगे कि नहीं, हम जो है इसको हथियार से नहीं बल्कि विमर्श से चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत मेरे को जो सबसे पहले लगती है, तो एक तो है गाली वाले लोगों को रोकने की। हमें शुरुआत जब भी कोई नई बेटा दिखाई दे, जब वो सलाम का बाप बेटा दिखाई दे, उसको नहीं रोकिए। अगर गाली लेना शुरू है तो कभी दूसरों की भी कोई गाली बना के दिखाइए ना, बनाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब मैं कभी भी आप कभी लगे तो मैं गाली देता हूँ, कोई गाली याद नहीं है, तो याद कीजिएगा, आप कभी बैठ के आराम से सोच के देखिएगा, कोई गाली है ही नहीं, मतलब पुरुषों या किसी और, टोटली महिला हो, टोटली ये चीज करनी पड़ेगी। उसके बाद समाधान की जब बात कर रहे तो कानून के पक्ष भी रखेंगे, बट हमें कानून की भी ज्यादा से ज्यादा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखवा तो दिया, परंतु लिखने के बाद पढ़ने की बारी आई तो हमारे कुछ साथी बैठे हैं जो शिक्षा की जब उन्होंने अलग जगह 90-92 में जो एक दौर चला शिक्षा का, पीछे अविनाश जी भी बैठे हैं, तो टाइम तक रोज शिक्षा पे काम करते रहे, परंतु वो शिक्षा भी पहुंच गई, परंतु शिक्षा पहुंचने के बाद जो कानून के पक्ष हैं वो नहीं पहुंचे, उसको पहुंचाने की जरूरत है। उसके बाद जब शिक्षा ये बोल रहे हैं कि कानून कौन सा कानून कहां से लेना चाहिए, उसके बाद अगली जरूरत पड़ेगी समाधान में कि हम संगठित हो जाए, संगठित भी अकेले महिलाएं ना हो। हालांकि जब मैं महिलाओं के अकेले की बात कर रहा हूँ तो मैंने आज कल रात को एक पोस्ट भी डाली थी कि किसी ने मेरे को कहा, किसी ने क्या, कई लोगों ने कहा कि भाई पुरुष होकर के महिलाओं की जिम्मेदारी क्यों उठाया जा रहा है, कि सुरक्षा के ही क्यों घुसा हुआ है, महिलाएं ये जिम्मेदारी लगेगा महिलाओं के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें भी कर सकता है सभी को रोकने की बात आई, शिक्षा की बात आई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन लोगों को जिम्मेदारी नहीं पड़ी, यानी कि जो प्रताड़ना दे रहा है, अगर उन्हीं में से कोई व्यक्ति आकर के सामने खड़ा होकर के जब रोकने की बात करेगा तो चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। वरना तो जब बार बार रेप की बात आ रही है तो रेप तो इसमें भी है कि भाई पत्नी जो है लाख रुपए कमा के ला रही है, पति आते ही कहता है ये क्रेडिट कार्ड एटीएम जो है जो भी कुछ है मेरे को पकड़ा दे, और खाना खर्च करना है वो ना बताओ।